नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली आर्थिक बुलेटिन खर्चा पानी। हमारे साथ हैं अंशुमन जी। अंशुमन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ, धन्यवाद दर्पण। खर्चा पानी में आप सबका स्वागत है। अंशुमन जी, आज का लाइनअप में हम दो चीजें ले रहे हैं। सबसे पहले एयरलाइन के जो डोमेस्टिक एयरलाइन है उनके टैरिफ बढ़ने की खबर है, और उसके बाद हम पेट्रोल डीजल के बारे में बात करेंगे कि कैसे उनके टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो डोमेस्टिक एयरलाइंस जो हैं अंशुमन जी, उनका जो रेट है, उनकी जो एयर फेयर है, उनकी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो मार्च तक एक कैपिंग की गई थी उसको खत्म करने जा रही है। उसको उस कैपिंग के रेट्स को आगे ऊपर खिसकाने जा रही है सरकार। इस बारे में अगर आप बताएं। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और ख़ास तौर से जैसे धीमे-धीमे कोविड के प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, दर्पण और लोगों की यात्राएँ शुरू हो रही हैं, ख़ास तौर से बिज़नेस ट्रैवल शुरू हो रहा है। उस समय ये खबर यात्रियों के खर्चे पानी को बढ़ाएगी, उन्हें परेशान करेगी। सरकार ने कोविड से पहले ये कोशिश की थी कि कंपनियों के किराए जो कंपनियाँ एयरलाइंस अपने किराए वसूलती हैं, उनको कैप कर दिया जाए। निचले निचले स्तर पर भी और सर्वोच्च स्तर पर भी। वो कैप्स को रिलैक्स कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है। अब 30% तक ऊपर किराए बढ़ सकते हैं और 10% तक नीचे के लेवल पर किराए बढ़ सकते हैं। यानी हम्म। कंपनियों को अब ये छूट दे दी गई है। हालाँकि अभी भी भारत में एयरलाइंस इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी से आधे से भी कम पे, बल्कि 30-40% कैपेसिटी पे ही काम कर रही है। हाँ। बहुत सारी उड़ानें नहीं चल रही हैं, यात्राओं पर अभी भी सीमित प्रतिबंध है। जी। लेकिन ये फैसला अचानक जो खुलती हुई अर्थव्यवस्था है ना लॉकडाउन के बाद उसको झटका देगा देगा और खास तौर पे उससे जब महँगाई बढ़ रही है, लोगों के जीवन जीने की लागत बढ़ रही है, तब उनका सफ़र भी महँगा हो रहा है। अब जो बढ़ोतरी है उस हिसाब से अगर आप मान के चलें कि अगर कोई फ्लाइट 180 से 210 मिनट तक के ड्यूरेशन की यानी 3 से करीब-करीब 4 घंटे तक की है, हम्म। तो वहाँ निचले स्तर पर यानी अगर आप लंबे समय के लिए से पहले टिकट बुक करते हैं, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद की, तो 7,000 से ₹7500 तक का किराया बढ़ सकता है और हाई लेवल पर वो बढ़ोतरी ₹24,000 तक की हो सकती है। हम ये जैसा अंशुमन सर कह रहे हैं कि 7 महीने पहले, 8 महीने पहले डायनेमिक प्राइसिंग होती है असल में एयरलाइंस में। तो जितने पहले आप टिकट बुक करते हैं उतना अधिकतर मामलों में उतना आपको सस्ता मिलता है, और जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे महंगा होते जाता है अंशुमन। हाँ, तो ये बढ़ोतरी लगभग सारे सेगमेंट में शामिल होगी। छोटी ड्यूरेशन की जो फ्लाइट हैं 40 मिनट से लेकर और 3-4 घंटे तक की फ्लाइट्स हैं और ये एडवांस में बुक की गई टिकटों के ऊपर ₹2000 मिनिमम तक हो सकती है 2200 तक हम्म। और अब ₹24,000 तक जा सकती है। अब ये बढ़ोतरी की 2-3 वजह हैं। एक तो वजह ये है कि एयरलाइंस इंडस्ट्री गहरे दबाव में है, उसे बहुत नुकसान हुआ है पिछले 1 साल में, फ्लाइट्स बंद रही हैं, उनको किराए देने पड़े हैं। तो शायद सरकार ये कोशिश कर रही है कि एविएशन कंपनियाँ थोड़ा अपने रेवेन्यूज़ को बेटर कर सकें और दूसरी जो परोक्ष रूप से वजह है जो दिख रही है वो है तेल की कीमतों में बढ़ोतरी। हम्म। क्योंकि लगातार कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और एविएशन टरबाइन फ्यूल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में क्योंकि वो तो मार्केट प्राइसिंग के हवाले है और एटीएफ महँगा हो रहा है, तो शायद वो एक बड़ी वजह है जिससे एविएशन इंडस्ट्री की भी लागत की और उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट और ऑपरेशन लागत बढ़ रही है। तो ये कोविड के बाद मुझे लगता है पहली बड़ी बढ़ोतरी है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रत्यक्ष रूप से आधिकारिक रूप से सामने आ रही है। इससे पहले हम्म। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के कारण हमने ट्रकों के भाड़े बढ़ते देखे थे। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट लोकल ट्रांसपोर्ट जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शहर की के टैक्सीज़ हों, टेम्पो हों, उनके उनके फेयर में भी बढ़ोतरी हुई थी जी। और अब एविएशन के सेक्टर में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। अभी पता नहीं है लेकिन आने वाले समय में शायद अगर एविएशन इंडस्ट्री को सही डिमांड या ट्रैफिक नहीं मिला तो ये बढ़ोतरी का क्रम शायद थोड़े समय तक जारी रह सकता है क्योंकि लागतें उनकी बढ़ी हुई हैं और पिछले 1 साल के घाटे काफ़ी ज़्यादा हैं। एविएशन इंडस्ट्री में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं उसमें आपने जैसे बताया कि पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि भी महत्वपूर्ण कारण है, या शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण, 2-3 कारणों में से एक है। तो इसी से क्यों लेके हम अपनी दूसरी खबर पे आते हैं अंशुमन सर, जिसमें हमें ये पता चला है डेटा, एक बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हमें ये पता चला है कि जो टैक्सेस हैं पेट्रोल और डीजल में जो सरकार लेती है उसमें से ज्यादा हिस्सा केंद्र को जाने लगा है, तुलनात्मक रूप से अगर तुलना करें पिछले 2, 3 या 4 सालों के पहले। इस बारे में
ये एक नया विवाद शुरू होने वाला है। पहली चीज तो ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं और हम चाहें भी तो उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि प्रतिदिन हमारे पास कुछ नया बताने के लिए होता है, जी। कुछ जानकारी देने के लिए होता है। और चूंकि ये दोनों ईंधन और इसके साथ एलपीजी हमारी जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं, हर छोटी छोटी चीज की लागत इससे प्रभावित होती है। जैसे हमने अभी एविएशन की लागत देखी या ट्रक के रेंटल्स देखे, तो इसलिए हम इसमें पर चर्चा करना और दर्शकों को लगातार सूचनाओं से समृद्ध करना हमारा दायित्व बनता है। अब इसमें एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया पहलू जुड़ता है। वो ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले 1 साल के अंदर सेस के जरिए इतना ज्यादा सेस पेट्रोल डीजल पर लगाया है कि अब राज्यों और केंद्र के बीच नया विवाद शुरू होने वाला है। अभी हम इस समय अगर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में हम पेट्रोल पर करीब करीब 180% टैक्स दे रहे हैं और डीजल पर 140% टैक्स दे रहे हैं। इतना ह्यूज टैक्सेशन है जिस पर हम बराबर चर्चा करते हैं। पता नहीं सरकारें क्यों इतना टैक्स लगाकर हमारी जिंदगी महंगी रखना चाहती हैं, वो अपने खर्चे कम नहीं करना चाहती। ये एक अलग बहस का विषय है। मतलब लेकिन अंशुमन जी, जो 100 रुपए का अगर सबका मार्जिन भी काउंट कर लिया जाए, 100 रुपए का जो पेट्रोल अगर हम ले रहे हैं, तो वो 380 रुपए का 280 रुपए का हमें पड़ रहा है इस हाँ, हिसाब से। और इससे सरकार इस साल 3.46 लाख करोड़ रुपए केवल पेट्रोल डीजल के टैक्सेशन से कमाने वाली जी। है। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण खबर जो है, जो हमें समझना जरूरी है, कि आज ब्लूमबर्ग की एक खबर आई कि भारत में 5 साल में पहली बार पेट्रोल की डिमांड गिरी है। यानी पेट्रोल एक ऐसा फ्यूल है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती है, क्योंकि इकोनॉमी में जी। जैसे ग्रोथ आती है, वाहनों की बिक्री बढ़ती है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है। लेकिन पेट्रोल की डिमांड घटी है और इस साल भी कमजोर रहने की संभावना है। उसके बदले केंद्र सरकार 3.46 लाख करोड़ रुपए के पेट्रोल डीजल से उगाने वाली है, जिस पर हम लगातार चर्चा करते रहे कि यही सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र रह गया है जिसे पूरी तरह सरकारें निचोड़ लेना चाहती है, और उसका असर हमारी जिंदगी और जेब पर लगातार पड़ रहा है। पर इसमें एक नया विवाद शुरू होने की गुंजाइश है, क्योंकि अब सेस का बड़ा हिस्सा पेट्रोल डीजल पर टैक्सेशन में हो गया है। जैसे इसी बजट में सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एग्रीकल्चर और डेवलपमेंट सेस लगाया, जी। जिसे वो राज्यों से नहीं बांटेगी नहीं शेयर और करेगी। हाँ, नहीं शेयर करेगी। और आज की परिस्थिति में अगर आप ये कहें कि केंद्र राज्य में से कौन ज्यादा टैक्स लगा रहा है, तो ताजे स्ट्रक्चर के हिसाब से केंद्र सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है, करीब जी। 32-33 रुपए के आसपास का टैक्स है। और ये ये चतुर तरीका सरकार ने पिछले साल जो उठे विवाद के बाद अपनाया है, ऐसा लगता है। जब राज्य सरकारों ने केंद्र से जीएसटी के नुकसान का हिस्सा मांगा और केंद्र को राज्यों के बदले कर्ज लेना पड़ा, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई कि सेस बढ़ाए जाएं। हमें याद है कि 2 साल पहले सीएजी की एक रिपोर्ट भी आई थी, जिस रिपोर्ट में सीएजी ने कहा था कि केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर सेस लगा रही है, जो कि ओपेक हैं, जो कि पारदर्शी नहीं है। सेस उन पर लगाए जा रहे हैं जिन चीजों जहां पर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारें इस बात पर आरोप लगाती रही थी कि सेस का हिस्सा उनसे बांटा नहीं जाता, क्योंकि वो टैक्स से बाहर होता है। लेकिन केंद्र सरकार उस व्यवस्था की तरफ ही आगे बढ़ रही है जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक रही है राज्यों की तरफ से अब जो ताजे आंकड़े आज आए हैं और आज जो बीएस के एनालिसिस है हमारे सामने, उसमें 2016-17 में करीब करीब 56% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर सेस के तौर पर लगाई गई थी, जिसे केंद्र ने अपने पास रख लिया था। और इस साल केवल 9% एक्साइज ड्यूटी जो और 4% अगले साल है जो राज्यों के खाते में जाएगी। ये स्ट्रक्चर हमें पेट्रोल डीजल पर न केवल बदलते टैक्सेशन के ढांचे के बारे में बताता है, बल्कि आने वाले समय में केंद्र और राज्यों के बीच बहस और विवाद की संभावना भी जाहिर करता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है उस हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ती रहेंगी, और केंद्र सरकार फिलहाल टैक्स को कम करने की स्थिति में नहीं है। राज्यों को अगर इनमें ज्यादा हिस्सा नहीं मिला टैक्सेशन में, तो राज्यों के लिए आने वाले समय में ज्यादा कर्ज लेने की बैंक आरबीआई से और बाजार से उसकी नौबत आ सकती है। तो अंशुमन जी, इसका मतलब कहने का मतलब ये है, अगली खबर में जाने से पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि ना केवल स्टेट का यानी कि राज्य का टैक्स पे हिस्सा, पेट्रोल डीजल के टैक्स पे हिस्सा घटा है, बल्कि जो केंद्र जो राज्यों को हिस्सा देती आती थी अपने में से, वो भी घटा है, क्योंकि अब स्पेसिफिक सेस वगैरह जो केंद्र अपने पास ही रख लेती है। हाँ, बिजनेस स्टैंडर्ड की एनालिसिस बताती है कि 96% पेट्रोल पर 96% जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो केंद्र के पास रुक रहा है। केंद्र के पास। अब हो सकता है कल केंद्र सरकार इस बात पर ये तर्क देने की कोशिश करे कि राज्यों के
का जो नुकसान है जीएसटी से, उसकी भरपाई के लिए इस सेस का इस्तेमाल किया जाएगा, पर सेस राज्यों के साथ बांटा नहीं जाता। इसलिए राज्यों को इस पर आपत्ति करने का या सवाल उठाने का पूरा हक होगा। अब आने वाले समय में जब ये सवाल जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठेंगे, क्योंकि जल्दी जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें जब सवाल उठेंगे तो हमें समझ में आएगा कि केंद्र सरकार का इस पर रुख और नजरिया क्या है। अंतिम जो जिस पे बात करेंगे, चलते चलते बात करेंगे, बहुत छोटी सी जो तीसरी डराने वाली खबर आ रही है वो ऑटो सेक्टर से है। अंशुमन जी, इसके बारे में आप बताइए, जो डेटा हमारे पास उपलब्ध है। आज हमारे पास, जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, तब तक हमारे पास ऑटो सेक्टर के आंकड़े भी आ गए और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो अच्छे दिनों का, अर्थव्यवस्था में उत्साह का, इसका सबका फ्लैग बेरर होता है, इसका झंडा लेकर चलता है, ध्वजावाहक होता है। और भारत में सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी संगठित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर की है और सबसे ज्यादा एक कोई सेक्टर अगर मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार देता है तो ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल के जनवरी के आंकड़े निराश करने वाले हैं। ईयर ऑन ईयर आधार पर देखें, यानी पिछले जनवरी से इस जनवरी के तौर पर देखें तो करीब करीब 9.66% की, लगभग 10% की वाहनों की बिक्री में गिरावट आई है। सिर्फ ट्रैक्टर्स ऐसे वाहन हैं जो लगातार 7 महीने से इनकी बिक्री बढ़ रही है। इसके अलावा 3 व्हीलर, 2 व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल्स, इन सारे की बिक्री 8% गिरी है। 3 व्हीलर्स के सेल 51% डाउन है, पैसेंजर व्हीकल करीब करीब 5% के आसपास डाउन है और 2 व्हीलर्स की सेल्स करीब करीब 8.78%, लगभग 9% के आसपास गिरी हुई है। इससे दो संकेत मिल रहे हैं। एक संकेत तो ये है शायद कि जनवरी की सेल्स में नए मॉडल्स की सेल्स रिफ्लेक्ट नहीं होती है और पुराने मॉडल्स की बिक्री होती है, तो इसलिए गिरावट की वजह हो सकती है। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो महीनों के आधार पर तो बिक्री में थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी है लॉकडाउन के बाद, पर पिछले साल से तुलना करें तो अभी भी गिरावट है और 2018 का जो टॉप लेवल था उससे तो काफी नीचे है, जब हम ये कह सकते थे कि भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग अपनी सामान्य स्थिति में काम कर रहा था, क्योंकि 2018 के बाद से ऑटोमोबाइल उद्योग में मंदी गहराना शुरू हुई थी। तो हमारे पास ये आंकड़े सियाम के आए हैं, जो कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, और हमारे पास ये आंकड़े फाडा के आए हैं, फाडा जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, और वो ये बता रही है कि भारत की नए व्हीकल्स की जो रजिस्ट्रेशन है वो, माफ कीजिए, 10% घटी है जनवरी के महीने में। तो ये संकेत इस बात का है कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं में, ग्राहकों में इतना उत्साह नहीं आया है कि वे नए वाहनों की खरीद शुरू कर सकें। फिर हम वापस लौटते हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें, इसमें एक और बड़ा डिस्करेजिंग फैक्टर बन रही है। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उस तरह से लोग पेट्रोल डीजल अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है, और इस आंकड़े का रिफ्लेक्शन हमको एक और जगह दिखाई देता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की चुनौतियों का या सेल्स गिरने का झलक हमें दिखाई देती है बैंकों के ऑटो क्रेडिट के आंकड़े में भी। अगर हम रिटेल क्रेडिट का आंकड़ा देखें तो वो भी अभी बहुत स्लो डाउन के मोड में है, वो तेजी से बढ़ नहीं रहा है। तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की ताजी आज की जनवरी की तस्वीर। ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ये था अंशुमन जी कि उसने कोविड या लॉकडाउन का इंतजार नहीं किया मंदी में जाने से पहले, जैसे आप कह रहे थे 2018 में। तो अभी भी जैसा आप कह रहे हैं कि अच्छे दिन अभी कम से कम दूर लग रहे हैं। गालिब का शेर याद आ रहा है कि अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। हाँ, अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए दिन अच्छे नहीं है। सियाम का नंबर बताता है कि जनवरी में वैसे बिक्री 11% बढ़ी है, पर फाडा का नंबर ये बताता है कि नए व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन ही ज्यादा उपयोगी और व्यवहारिक आंकड़ा होता है, क्योंकि जब आप कार खरीदते हैं तो आप रजिस्टर कराते हैं अथॉरिटी के पास, और वहां से जो नंबर आता है वही व्यवहारिक नंबर होता है। तो इसलिए अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर, देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना वो अच्छे दिनों का फ्लैग बेरर है। जब लोगों के पास पैसा होता है, सरप्लस मनी होती है, जब वो किस्त देने की परिस्थिति में होते हैं, तब नई कारें खरीदते हैं या कारें बदलते हैं। वो परिस्थिति आने में भी समय लगेगा मुझे लगता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लंबा समय हो गया। दरअसल अगर आप ध्यान दें तो उनके लिए कोविड से पहले से समस्या शुरू हो गई थी 2018 से। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्री कोविड लेवल आने में मुझे लगता है अभी 5 से 6 महीने का समय लगेगा। अप्रैल मई के बाद हम ये समझ पाएंगे कि दरअसल ऑटोमोबाइल में की परिस्थितियां किस लेवल पर हैं, और तब हमें सही तस्वीर मिल पाएगी। अंशुमन जी, 5 खर्चा पानी के 5 एपिसोड मैंने आपके साथ किया और बहुत यकीन जानिए बहुत कुछ सीखने को मिला। अगले एपिसोड में बताना चाहेंगे कि सिद्धांत जी इसमें आ जाएंगे। वो गए हुए थे उत्तराखंड में कवर करने जो त्रासदी हुई थी। शुक्रिया अंशुमन जी, और
खर्चा पानी के दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ कमेंट करना चाहें, कोई भी सवाल करना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्पण, आपके साथ हम फिर किसी दूसरे शो में मुलाकात जी करेंगे जी, और हम लोग फिर चर्चा करेंगे इन आर्थिक सुर्खियों पर जो हमारी जिंदगी को और जेब को प्रभावित करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जी, थैंक यू।